हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी। वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हमारे साथ हैं लक्ष्य त्यागी जी। ये हमारे एनुअल बैच के स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग के बहुत सारे एग्जाम्स को एक्सप्लोर किया है, तो इनसे जानेंगे, क्योंकि जेई मेंस के बारे में मोस्टली सब बच्चों को पता होता है कि बीटेक करनी है तो जेई मेंस का एग्जाम दे दीजिए। बट जेई मेंस के अलावा और कौन कौन से बीटेक के लिए ऑप्शंस कंसीडर किए जा सकते हैं, इन्होंने कौन कौन से एग्जाम दिए थे और प्रेजेंटली किस में ये एडमिशन ले चुके हैं, ये सब जानेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। प्लीज़ आप अपनी सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका नाम, सिटी और कौन कौन से एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई करे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम लक्ष्य त्यागी, आई एम फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। और मैंने बहुत सारे इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स दिए हैं, जैसे कि जेई मेंस, वीआईटी, बिट्स एंड आपका यूपीएस, चंडीगढ़ के लिए चंडीगढ़ का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और बहुत सारे डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं। क्योंकि हमें लगता है कि इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ जेई, वीआईटी और बिट्स यही 3-4 एग्ज़ाम्स हैं, बट बहुत सारे डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम है जो मैं नहीं दे पाया था, वो है महाराष्ट्र सीईटी। उसके अंदर मुंबई और पुणे के अंदर बहुत सारे अमेजिंग कॉलेजेस हैं, जैसे कि जो बहुत कम फीस में और बहुत अच्छा पैकेज आपको अवेलेबल कराते हैं। मुझे एक कॉलेज के बारे में पता है, वो मुंबई के अंदर है और अराउंड 8 लाख रुपीज़ की उसकी फ़ीस है और 10 to 12 लाख रुपीज़ का वो एवरेज पैकेज आपको अवेलेबल कराता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं चलता। ऐसा ही एक एग्ज़ाम है जैसे यूपी सेट, तो वो है यूपीएस के लिए, यूपीएस देहरादून, यूनिवर्सिटी ऑफ एनर्जी एंड पेट्रोलियम स्टडीज़, उसके अंदर मैंने एडमिशन लिया है। एंड उसके लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स में एग्ज़ाम होते हैं, मैंने ऑफलाइन दिया था। ठीक है जी, तो कुछ शॉर्टलिस्ट कीजिए। जैसे कोई स्टूडेंट जेई मेंस चलो दे रहा है, उसकी प्रेपरेशन कर रहा है, जेई के अलावा कुछ ऐसे 3-4 एंट्रेंसेस बताइए जो स्टूडेंट को मस्ट है, देने ही चाहिए, जो जेई मेंस के इक्विवेलेंट हैं, या हो सकता है जेई मेंस से बेटर स्कोप भी रखते हो, क्योंकि कुछ कॉलेजेस जेई मेंस के बिना भी डायरेक्ट एडमिशंस अपने एंट्रेंसेस के थ्रू देते हैं। जेई के अलावा अगर हम बात करें तो वीआईटी इज़ मस्ट, क्योंकि बहुत अच्छा कॉलेज है और अगर आप बहुत अच्छी रैंक सिक्योर करते हो तो आप बहुत कम फ़ीस के अंदर वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। बिट्स भी काफ़ी अच्छा है बट एक्सपेंसिव है, 28 to 30 लाख रुपीज़ उसकी फ़ीस है 4 ईयर्स की इन बीटेक कंप्यूटर साइंस। और आप थापर के लिए भी कंसीडर कर सकते हो, अराउंड 22 to 25 लाख रुपीज़ उसमें फ़ीस है बीटेक कंप्यूटर साइंस की, सेम 4 ईयर्स की। और यूपीएस जिसका एग्ज़ाम मैंने दिया, ये भी एक काफ़ी अच्छा कॉलेज है, फ़ीस थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे है बट बहुत अच्छा कॉलेज है। देहरादून के अंदर ये कॉलेज है, तो मेरे हिसाब से ये और एक महाराष्ट्र का सीईटी जो मैंने बताया, वो हमें ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं। बट महाराष्ट्र का सीईटी दिल्ली या महाराष्ट्र सिर्फ 2 ही जगह पर कंडक्ट होता है, तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। दिल्ली के अंदर महाराजा अग्रसेन, अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ कॉलेज के नाम में, तो ये कॉलेज भी बहुत अच्छा है। और डीयू तो फिर है ही। ठीक है, ये जो आप फीस स्ट्रक्चर मेंशन कर रहे हो, ये अकॉर्डिंग टू द रैंक वेरी कर सकती है, राइट? स्लैब्स के अकॉर्डिंगली कुछ होगा। वीआईटी में वेरी कर सकती है, बिट्स में आई एम नॉट श्योर, बट यूपीएस में नहीं। यूपीएस में सबके लिए सेम ही है। महाराष्ट्र का सीईटी है, उसमें भी लगभग सारे कॉलेजेस की यही फीस है, 8 to 10 to 15 लाख रुपीज़ फॉर द फुल 4 ईयर। हाँ, यस। ओके, ग्रेट। ठीक है जी, ठीक है। तो आपने यूपीईएससी क्यों सेलेक्ट किया, बाकी क्यों नहीं? 2 बड़े रीजंस हैं। अच्छा, एक तो आपका वीआईटी भी क्वालिफाइड था? मेरा वीआईटी क्वालिफाई था। भोपाल और अमरावती 2 मुझे उनके अंदर मिल रही थी। ठीक है, वीआईटी छोड़ के फिर भी क्यों इधर आए? एक्चुअली मुझे पहले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, और वीआईटी के अंदर मुझे अनफॉर्चुनेटली कंप्यूटर मिल नहीं रही थी। भोपाल के अंदर मुझे मैकेनिकल अवेलेबल थी और अमरावती के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, बट उस साइड पे जाने का मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, तो मैंने वीआईटी ड्रॉप करके यूपीएस की तरफ शिफ्ट हुआ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इनके एग्जामिनेशन का डिफ़िकल्टी लेवल भी थोड़ा कंपेयर कर दो, जेई से ये इजी है, मुश्किल है, कैसे वेरी करते हैं? अगर हम वीआईटी को देखें और जेई से कंपेयर करें तो वीआईटी जेई से स्लाइटली थोड़ा सा इजी है, सेम लेवल ही आता है एज जेई मेंस का, बट स्लाइटली थोड़ा सा इजी है। बिट्स भी सेम एज वीआईटी ही होगा। और एक एग्ज़ाम में मेंशन करना भूल गया, ट्रिपल आईटी के लिए, ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए, वो अपना खुद का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराती है, बट वो मुझे लगा कि जेई के इक्विवेलेंट ही है, जेई मेंस के, तो उसमें थोड़ी सी मेहनत चाहिए और उसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम जेई।
तो ये कॉलेजेस हैं जिनका या तो जेई के इक्वल लेवल है या फिर जेई से स्लाइटली डाउन है। बाकी यूपीएस जहाँ पर मैंने एग्ज़ाम दिया काफ़ी नॉर्मल था। शुरू में कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ज़्यादा टफ थे मैथ्स के, बट एंड में आते आते वो काफ़ी इजी हो गए थे, तो नॉर्मल लेवल का। ठीक है। वाई कंप्यूटर साइंस ओनली, नॉट एनी अदर फील्ड? एज सच कुछ नहीं था, बट फ्लो के साथ भी जाना था और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी ज़्यादा था, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि अभी ओपन एआई, चैट जीपीटी बहुत अमेजिंग है, मैं काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ उसके साथ वर्क करना। और काफ़ी कुछ है जिसको आप कंप्यूटर साइंस के थ्रू यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एआई के अंदर। तो एआई के अंदर मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है और मैं इन फ्यूचर ट्राई करूँगा कि एआई के अंदर जाने की कोशिश करूँ। ठीक है। अच्छा, जो बाकी के एग्जाम है उनमें भी नेगेटिव मार्किंग है, जस्ट लाइक जेई 25%? वीआईटी में नहीं है, बिट्स में है, एंड आपका यूपीईएस में नहीं है, और ट्रिपल आईटी में 2 पार्ट्स में एग्ज़ाम होता है, एक पार्ट में है और एक पार्ट में नहीं है। ठीक है। चलो, प्रेपरेशन के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? कैसे आपने प्रिपेयर किया फॉर ऑल द इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस, और इतने सारे एंट्रेंसेस का पता कैसे करा आपने? बेसिकली जेई, वीआईटी और बिट्स ये तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, कहीं भी चल जाओ तो हर एक बच्चा इन 3 एग्ज़ाम्स को तो एटलीस्ट दे ही रहा होता है। ट्रिपल आईटी के लिए मुझे यूट्यूब ऐड से पता चला था, और यूपीएस के लिए मेरे एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था। एक्चुअली यूपीएस और ग्राफिक एरा और एक और यूनिवर्सिटी है, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं देहरादून के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और इनके पैकेज काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी डिसेंट अगर देखा जाए तो। जैसे कि चंडीगढ़ को अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो मैं कहूँगा चंडीगढ़ को ना कंसीडर करके आप कंसीडर करो कि यूपीएस या फिर ग्राफिक एरा या एक जो और यूनिवर्सिटी है वो बड़ी फेमस है, और सेम लगभग फ़ीस में या फिर इनफैक्ट कम फीस में चंडीगढ़ से आपको काफ़ी अच्छा पैकेज अवेलेबल कराएंगी। चंडीगढ़ से मतलब कौन से कॉलेज? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और थापर क्यों नहीं प्रेफर करा आपने? थापर मैंने एक्चुअली प्रेफर किया था, बट उसमें भी मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं अवेलेबल हो पाई। उसमें मुझे आईटी अवेलेबल हुई थी एक्चुअली, बट फिर 1-2 दिन बाद ही मुझे पता चला कि यूपीएस में मुझे कंप्यूटर साइंस अवेलेबल हो गई है, तो मैं इस तरफ ज़्यादा आ गया। ठीक, ठीक है। प्रेपरेशन की क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते थे, कैसे प्रिपेयर करते थे? प्रेपरेशन के लिए सबसे पहले तो सनी कोचिंग क्लासेस के नोट्स बहुत इजी हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है और सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं काफ़ी, तो आप बहुत ज़्यादा इजी एग्जांपल्स के साथ भी हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इजीली उनको समझ सकते हो। और दूसरा, आपकी जो रेफरेंस बुक होती हैं सनी कोचिंग क्लासेस में, रेफरेंस बुक आपके लेवल के हिसाब से आपको सजेस्ट की जाती हैं। ऐसा नहीं कि सबको एक ही बुक है, जिसका जैसा लेवल है उस हिसाब से आपको बुक्स सर रेफ़र करेंगे, सर सजेस्ट करेंगे। ठीक है। पीरियोडिकली टेस्ट वगैरह इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं कि बस पढ़ जाए, टेस्ट वगैरह की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कोचिंग में हर मंडे टेस्ट होता था, वो फिक्स था। ट्यूसडे टू सैटरडे आपकी पढ़ाई, संडे आपका हॉलीडे एंड मंडे आपका टेस्ट। फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट का कितना रोल रहता है? बहुत ज़्यादा रोल रहता है। इनफैक्ट मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि वीआईटी और आपका यूपीएस के एग्ज़ाम के अंदर कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली थे, और फुल सिलेबस के टेस्ट से आपको ये पता चलता है कि आप किस लेवल पे हो अभी, आपकी स्पीड, आप कितने प्रॉपर्ली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, किस चैप्टर में आप अटक रहे हो, किस चैप्टर को आप इजीली कर पा रहे हो। तो आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो कि मुझे किस चैप्टर पर कितना टाइम देना है। ठीक है। प्रेपरेशन के टाइम पे कई जगह पर डिमोटिवेशन आ जाती है, उसके साथ कैसे डील किया? बिल्कुल, डिमोटिवेशन आना तो बहुत नॉर्मल सी बात है। जैसे कि मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था, एंड मेरे फ्रेंड्स थे जो मेरे से आगे निकल गए थे, मेरे साथ जो ट्यूशन में पढ़ रहे थे वो वीआईटी, ट्रिपल आईटी और आईआईटीज़ में चले गए। तो डिमोटिवेट होना तो बहुत नॉर्मल बात है, पर यह है कि खुद को मोटिवेट रखना ज़रूरी है, और मोटिवेशन खुद से ही आती है, किसी वीडियो या फिर किसी लेक्चर से नहीं आएगी। आप +2 में भी हमारे साथ ही थे, वो आपके फ्रेंड्स जो हैं वो कोई एनआईटी चला गया, कोई वीआईटी चला गया जैसे, तो उनसे आपको देख के फिर भी आपने ड्रॉप लिया, तो एक बार तो बहुत टफ रहा होगा? एक बार कुछ शुरू के 2 महीने बहुत ज़्यादा टफ था, लगा था कि सब आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया हूँ, बट इवेंचुअली टाइम के साथ फिर कवर हो गया। ठीक है, ठीक है। तो मतलब
इट इज़ वर्थ टू ड्रॉप अगर हमारी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है? बिल्कुल, अगर हमारी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है तो कंसीडर कर सकते हैं अपना लेवल देख के। अब अगर आपका लेवल बहुत ही लो है और आपको लग रहा है कि आप कवर नहीं कर पाओगे तो फिर एक बार आप कंसीडर कर लें कि किसी डिसेंट कॉलेज में ट्राई करें। बट अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आप कर लेंगे, जैसे कि मैं था, मुझे था कि मैं कवर कर लूँगा, इसलिए मैंने ड्रॉप लिया। मेरे फादर, मेरी फैमिली ने भी मुझे काफ़ी इनकरेज किया कि आप ले सकते हो अगर आपका मन है तो मैंने लिया और वो वर्थ इट था। हाँ, मेरा भी यही क्वेश्चन था नेक्स्ट कि फैमिली फ्रेंड्स का कितना सपोर्ट रहता है प्रिपरेशन में, क्योंकि सारा टाइम अब जब ड्रॉप लेते हैं तो कहीं और जाना नहीं, ट्यूशन आ गए, घर चले गए, तो बाकी टाइम मैक्सिमम आप घर फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ स्पेंड करते हो। उनका कितना रोल रहता है पीछे सक्सेस के? फैमिली का रोल तो मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि फैमिली होती है जो हर टाइम आपको सपोर्ट करती है। और स्पेशली आपके पेरेंट्स, आपके मदर फादर, हमेशा उनको देख के तो हमेशा आपको मोटिवेशन आती है कि एटलीस्ट 1 साल का ड्रॉप लिया है, इतने पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ में, आगे भी कॉलेज के लिए हम जाएंगे, तो एटलीस्ट उनको देख के तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है कि कुछ कर लें लाइफ में, कुछ अचीव कर लें। और फ्रेंड्स का भी काफ़ी रोल रहता है। अगर आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, जो कहते हैं अरे यार ड्रॉप क्यों ले लिया, हो ही जाता किसी भी कॉलेज में, तो उनसे थोड़ा बच के रहो। और जो फ्रेंड्स ऐसा लगता है कि हाँ ये थोड़े ठीक हैं, तो उनके साथ आपको रहना चाहिए। ओके, व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या रोल मॉडल और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या थे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो थी मेरे पेरेंट्स, क्योंकि उनको ही था कि कुछ कर लोगे तो घर बन जाएगा, गाड़ी बन जाएगी, लाइफ बन जाएगी। तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो वही थे। और घर गाड़ी बंगला या घर वाले? घर गाड़ी बंगला एक्चुअली कैसे कह तो ये सकते हैं कि घर गाड़ी बंगला। तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो वही थे। और रोल मॉडल मेरे फादर हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली को जिस तरह और जिस हार्ड टाइम में सपोर्ट किया है, तो मेरे लिए तो वही है। ठीक है, बीटेक करना खुद का डिसीजन था या घर वालों ने कहा? बीटेक करना खुद का डिसीजन था एक्चुअली, हाँ खुद का ही डिसीजन था कह सकते हैं। ठीक है, और नॉन मेडिकल लेना? ये भी खुद का ही था एक्चुअली, जब बीटेक कर ही ली थी तो नॉन मेडिकल लेनी पड़ती। ठीक है, ठीक है। अगर आपको लक्ष्य पास्ट में जाने का मौका मिले तो आप अपने आप को कहाँ पे करेक्ट करना चाहेंगे कि यार अगर ऐसा ऐसा कर लेते तो हम और भी बेटर कर सकते थे? मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा 12th में, कि अगर मैं स्टार्टिंग से, मेरे फादर ने मुझे 12th में एक बात बताई थी कि तब आई थिंक इंडिया का मैच हो रहा था, आई थिंक वर्ल्ड कप या कोई और मैच, तो मेरे इंडिया वो मैच हार गई थी। तो मेरे फादर ने मुझे एक स्टोरी बताई थी कि देख लक्ष्य, ये जो टीम है ये शुरू से रन नहीं बना के चल पाए, एंड में इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर करने की कोशिश की, काफ़ी 6 and 4 किए, बट नहीं हो पाए, इवेंचुअली जीत नहीं पाए। तो मेरे फादर ने कहा कि थोड़ा थोड़ा बट शुरू से कंटिन्यूटी में एक बार अपने स्टडीज़ को लेके चलना, तो उससे बहुत अच्छी तरह हो पाएगा प्रिपेयर। बट ऐसा नहीं हो पाया। मैंने फर्स्ट जो हमारा बोर्ड से पहले जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ तक मैंने ट्राई किया, बट वहाँ पर बहुत अच्छा था। उसके बाद मुझे लगा कि वो मैं तो बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ, तो मैंने पढ़ना छोड़ दिया। मुझे लगा कि हो तो गया ही है, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया और फिर सब गड़बड़ होगी। तो वहाँ पर मुझे पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए था। तो मैं वहाँ पर खुद को करेक्ट करूँगा कि शुरू से ही अगर मैं थोड़ा थोड़ा बट कंटिन्यूसली पढ़ता रहता तो ज़्यादा बेटर होता, शायद मुझे ड्रॉप ना लेना पड़ता। +2 के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे कि उस टाइम पे फोकस अकेला बोर्ड्स था? शुरू में मैं कर रहा था साथ में, फिर मैंने छोड़ दिया और फिर एंड में मैंने ट्राई किया, सोचा कि मैं दोबारा शुरू कर लेता हूँ, बट मैं सबसे इतना पीछे था कि वो मोटिवेशन भी आता रहा और मैं कर भी नहीं पाया, और बोर्ड्स भी बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे, तो फिर मुझे ड्रॉप करना पड़ा। तो मतलब अब फिलहाल ये मोरल निकाल रहे हो कि अगर मैं +2 के साथ साथ ही कंपटीशन की प्रिपरेशन कर लेता तो शायद ड्रॉप की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं यही कहूँगा कि अलग से एक ईयर आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 11th-12th में शुरू कर दोगे तो 11th में शुरू कर दोगे तो ज़्यादा बेटर है, बट अगर आप 12th में भी करते हो और सनी कोचिंग क्लासेस में आते हो तो वो तो बेस्ट है ही फिर। अच्छा, आपका जेई में भी डिसेंट स्कोर रहा होगा, जेई के बेसिस पे भी कुछ कॉलेज आपको ऑफर हो जाते हैं अच्छे, फिर भी आप प्रेफर कर रहे हो VIT UPS, इसका क्या रीज़न है? एक्चुअली ऐसा है कि बेसिकली टॉप रैंक्ड कॉलेजेस भी देखे जाते हैं, और दूसरा ये है कि अच्छा पैकेज कौन ऑफ़र कर रहा है। जेई के बेसिस पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, बट शायद पैकेज इतना अच्छा नहीं ऑफ़र कर पा रहे, फ़ीस थोड़ी ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो जेई के बेसिस पे आपको एंट्री देते हैं। इनफैक्ट UPS में 20% ऑफ द सीट्स जो हैं वो जेई के बेसिस पे ही फिल होती हैं। ठीक है, बाकी 80% वो खुद के एंट्रेंस में। ठीक है।
कुछ बुक्स आप रेकमेंड करना चाहें फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस प्रिपरेशन? एक केमिस्ट्री के लिए मैं करूँगा आर के गुप्ता, वो बहुत अच्छी बुक है। और मैथ्स के लिए मैं करूँगा दिनेश खट्टर। ये दो बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो ये मैं केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए तो ये दोनों रेकमेंड करता हूँ। ठीक है जी, ठीक है। फिज़िक्स के लिए आप एररलेस देख सकते हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ी बुक है, नहीं तो आप अपने लेवल के हिसाब से अपने टीचर से पूछ सकते हैं। ठीक है। डेली कितने कॉल सेल्फ स्टडी को देने चाहिए? डेली एटलीस्ट 3 आवर्स पर सब्जेक्ट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे कम तो बहुत ज़्यादा कम है वो। तो 3 आवर्स एक सब्जेक्ट को, और जब एग्ज़ाम क्लोज आ जाते हैं तो फिर आप इंक्रीज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना टफ है। थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए? मेरे हिसाब से 60-40 के रेशियो में अगर आप लेके चलो तो 60% क्वेश्चंस एंड 40% थ्योरी। ठीक है। प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करना कितना बेनिफिशियल है? बहुत ज़्यादा। आपको ये तो नहीं कहूँगा कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, बट काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपको एक रफ़ आइडिया होता है कि किस लेवल के पेपर से आप डील करोगे। अभी आप हॉस्टल लेने वाले हैं या फिर? हॉस्टल लेने वाला, पहली बार हॉस्टल जाने वाले? फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो एक्साइटमेंट है कि डर है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ठीक है, ठीक है। पैकिंग वगैरह कर ली सारी? सारी पैकिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या आप एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा बता सकते हैं? जेई का सबको पता है, बाकी एग्ज़ाम्स का स्टार्टिंग फ्रॉम वीआईटी। ओके, वीआईटी में 35 क्वेश्चंस होते हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री के, 10 क्वेश्चंस होते हैं आपके इंग्लिश के, और 5 क्वेश्चंस होते हैं आपके एप्टीट्यूड के, ठीक है। और मैथ्स के होते हैं 40 क्वेश्चंस। टोटल कितने? 125। ओके। टाइम कितना मिलता है? टाइम अराउंड 2 आवर्स। ठीक है, 2 तो 1 मिनट 2.5 भी पूरा नहीं मिला? हाँ, 1 मिनट भी पूरा नहीं मिलता। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट बिट सेट? बिट सेट में भी लगभग सेम ही है कि 35-40 के रेशियो में है। यूपीएस? यूपीएस में 30 क्वेश्चंस हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री में, 40 मैथ्स में, 10 इंग्लिश में, और यस एप्टीट्यूड नहीं होता उसमें। ठीक है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जैसे है तो उसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डाउटफुल है, तो ट्राई करो कि उसको पहले प्रॉपर सॉल्व ही कर लो। बट अगर इतना टाइम नहीं मिलता तो उसको छोड़ना एक बेस्ट ऑप्शन है अगर नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है आपके मार्क्स को, ओवरऑल परसेंटेज को। तीनों सब्जेक्ट में से सबसे इजी कौन सा लगता है आपको? केमिस्ट्री। सबसे मुश्किल? मैथ्स। मैथ्स में ऐसा क्या मुश्किल लगता है? मैथ्स में इंटेग्रल, डिफरेंशिएशन, ठीक है। कैलकुलस बेसिकली बहुत तंग करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हॉस्टल जा रहे हो, कितने दिनों बाद घर आया करोगे? जब टाइम लग जाए या जब मन। 15 दिन बाद? नहीं, हफ्ते बाद तो नहीं। एक्चुअली मेरा घर बहुत पास है, मतलब मेरे मामा, और वैसे मेरा अच्छा। इवेंचुअली ओरिजिनल घर भी 2 घंटे की दूरी पे ही है। अच्छा। तो सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो जा सकते हैं घर पे, बट मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि दिस वाज द मेन रीज़न फॉर यूपीएस ओवर वीआईटी, नहीं तो आप वीआईटी में भी जाने का मन रखते थे? वीआईटी में एक्चुअली जाना था, और मेरा प्लान था कि अगर मुझे आईटी भी मिल जाती है वीआईटी में तो मैं वहाँ पर जाने के लिए सोच रहा था। बट फिर मुझे लगा कि यूपीएस ही ठीक है, और घर के पास भी है, और काफ़ी जाना पहचाना सा इलाका है, काफ़ी नोन लोग हैं, और बाकी सब तो है ही इजीली। और कौन कौन से करियर ऑप्शंस आप कंसिडर करते हैं अदर देन जेई फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स? इंजीनियरिंग के अलावा फूड टेक, बायोटेक और स्टेट लेवल एंट्रेंसेस, इन पे आप थोड़ा फोकस कर सकते हो। और बीसीए वगैरह तो हैं ही, फिर अगर आप चाहो तो, अगर आप कंसिडर कर रहे हो बीसीए, एमसीए। अच्छा, बीसीए, एमसीए, बीएससी आईटी वर्सेस बीटेक, कितना डिफरेंस लगता है? पढ़ाई में तो जितना मैंने सुना है उतना कहा जाता है कि बीसीए, एमसीए में थ्योरेटिकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बीटेक में अगर आप अदर हैंड देख रहे हो तो वहाँ पर प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों काफ़ी बैलेंस वे में लेके चलते हैं। और दूसरा, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको वहाँ पर दोनों मिलेंगे, बीसीए एमसीए वाले भी और बीटेक एमटेक वाले भी। बट ये है कि बीटेक वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि बीसीए एमसीए एक काइंड ऑफ अ डिप्लोमा ही हो गया है। ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएशन क्या प्लान्स है? आफ्टर ग्रेजुएशन अगर स्कोर ठीक रहा, पढ़ाई में अच्छे रहे तो मास्टर्स, और नहीं तो फिर जॉब। ठीक है, अच्छी रहोगे अगर मेहनत करोगे तो 7 साल। बहुत सारे बच्चे 12th के बाद फॉरेन का प्लान रखते हैं कि यार 12th करते हैं कनाडा जाते हैं
या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आपने नहीं सोचा ऐसा? आपके फ्रेंड्स वगैरह कहीं गए होंगे डेफिनेटली। मेरे फ्रेंड्स काफ़ी गए हैं एक्चुअली, और मैंने एक बार के लिए मन में आया था कि फ़ॉरेन जाके देखते हैं, बट फिर एक चीज़ सोचने वाली है कि आप वहाँ पर जाओगे, आपको खुद ही अपनी फ़ीस मैनेज करनी है, आपको जॉब्स भी करनी है, आपको ग्रॉसरीज़ भी चाहिए, आपको घर का रेंट भी देना है, और जब आप जा रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप घूमोगे नहीं, बच्चे का घूमने का भी मन करता है। तो ये सारी चीज़ें अब इतनी छोटी एज में देखा जाए तो हर एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, हर एक पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपने बच्चे को इतनी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर दे, और हर एक बच्चा भी इतना कैपेबल नहीं होता कि वो इन सारी चीज़ों का बर्डन संभाल सके। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पेरेंट्स का बजट अलाउ करता है तो आप जा सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आप अदर देन कनाडा कहीं जाना चाहते हो तो मैं रेकमेंड करूँगा जर्मनी, क्योंकि जर्मनी में बेसिकली आपकी पढ़ाई फ्री होती है, और उनके जो पब्लिक कॉलेजेस होते हैं उनमें अगर आप जा सकते हो तो वो आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी। आई थिंक आपको B2 लेवल सर्टिफिकेट चाहिए किसी भी जर्मन पब्लिक कॉलेज में जाने के लिए। इंग्लिश में भी होते हैं कॉलेजेस वहाँ पर जो इंग्लिश में आपको पढ़ाई कराएंगे, बट वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, और बहुत सारे और बच्चे जो होते हैं वो उनमें ट्राई करते रहते हैं, तो चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। और जो बच्चे पेरेंट्स यहाँ पर एजुकेशन लोन लेने के बाद बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, वो क्या होगा? आई थिंक मुझे लगता है कि एजुकेशन लोन लेने के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि राइट नाउ आई थिंक 11.25 का रेट चल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा आप थोड़ा कम पैसे में यहीं किसी एक अच्छे कॉलेज को देख लो, आप यहाँ पर पढ़ा सकते हो, क्योंकि इंडिया की स्टडीज़ हर जगह पर वैलिड हैं, और स्पेशली इंडियन इंजीनियर्स के बारे में तो सब जानती हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, हर जगह पर कौन कहाँ पर कितने लोग हैं। तो बीटेक करके आप भी इंडिया में सर्व करना चाहते हो हमारे देश में, या फिर आपका भी प्लान है एक्चुअली प्लान माइक्रोसॉफ्ट जैसे बाहर जाने का? एक्चुअली प्लान तो इंडिया में ही है, बट अगर मौका मिलता है तो मैं स्टेप ज़रूर कंसिडर करूँगा। स्कूलिंग आपने कौन से स्कूल से करी है? स्कूलिंग मैंने करी है सर श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, फिरोजपुर चुंगी। ठीक है, कैसा रहा स्कूल का एक्सपीरियंस? स्कूल का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। एक्चुअली 11th तो लॉकडाउन में ही गई, बट 12th का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे वहाँ के। लॉकडाउन का बहुत फ़ायदा हुआ, हम घर बैठ के और भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर पाए, टोटली फ्री थे, या उल्टा नुकसान? नहीं, मुझे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लॉकडाउन में मैंने पढ़ाई तो करी ही नहीं, और इधर उधर के कामों में ही रह गया मैं तो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ है, बाद में बैकलॉग इकट्ठा हो गया, उसको बाद में कवर करना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर भी कुछ बच्चे जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो भी आपके जैसे अच्छे से प्रैक्टिस करें और किसी पहले तो गोल सेट करके किसी डिज़ायर्ड मंजिल में पहुंच सकें? क्या टिप्स हैं उनके लिए? उनके लिए टिप्स सबसे पहले तो यही है कि धीरे धीरे बट लगे रहो, और स्टार्टिंग से कंटिन्यूसली अपनी स्टडीज़ को लेके चलो, फोकस करके चलो। और दूसरा ये है कि सिर्फ जेई एक ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको थोड़ा एक्सप्लोर करो, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और ये चीज़ ना थोड़ा पहले देखना शुरू करो, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनके फॉर्म्स अराउंड दिसंबर में ओपन हो जाते हैं, और काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए ओपन होते हैं, तो उनके ऊपर भी ध्यान दो, क्योंकि कई बार बहुत कम पैसों में आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा होता है, जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में। मुझे लगता है कि मैं वेस्ट बंगाल का एग्ज़ाम नहीं दे पाया, वेस्ट बंगाल जेई WB जेई, बट वो देना चाहिए था। अगर उसके अंडर मुझे कोई कॉलेज लगता है तो वो भी बहुत अच्छा। जी जी, इसके बारे में थोड़ी डिटेल दीजिए, WB जेई और जादव यूनिवर्सिटी के। जादवपुर यूनिवर्सिटी बेसिकली वेस्ट बंगाल में है, और जादवपुर यूनिवर्सिटी को आप ले सकते हो WB जेई के थ्रू, उसमें आपको एक हाई रैंकिंग चाहिए होती है, बट अगर आ जाती है तो जादवपुर यूनिवर्सिटी अराउंड 45,000 to 50,000 रुपीज़ फ़ीस है उसकी, BTech की 4 ईयर की। अच्छा, 4 साल की 50,000 रुपये फ़ीस है उसकी, और वो पैकेज किसी भी एवरेज NIT, IITs और IIIT से ज़्यादा बेटर देती है। IIT से भी बेटर? IIT से भी बेटर। तो कंपटीशन तो फिर IIT जितना ही होगा? बहुत ज़्यादा, एक्चुअली ज़्यादा ही है IIT से। आप लुधियाना से हो, आपने इंजीनियरिंग के लिए कोचिंग ली, अच्छे अच्छे रैंक लिए, बड़े सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। लुधियाना में आपकी नज़र में बेस्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस की कोचिंग के लिए कौन सा जो सेंटर है वो आपके अकॉर्डिंगली बेस्ट? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने अलग अलग कोचिंग ट्राई किए हैं, बट मुझे लगा कि सनी कोचिंग क्लासेस सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि एक तो बहुत कम बच्चे होते हैं और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाले बच्चे ही यहाँ पर आते हैं प्रिपरेशन के लिए, ज़्यादातर जो मैंने देखा है, और टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, और
बाकी आपका पोर्टल हो गया, आपके नोट्स हो गए हैं, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाती हैं। क्योंकि मेरे नोन में एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने अराउंड 1,80,000 रुपीज़ पे किए थे एंड वहाँ पर उनको इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं मिल पाई, तो वो 3 महीने में ही उनको छोड़ना पड़ा और उनके पैसे भी इतने रिफ़ंड नहीं हो पाए, तो वेस्ट ऑफ मनी था वहाँ पर। बट यहाँ पर जो मुझे लगा कि एक तो नोट्स बहुत हैं, पर्सनलाइज आपको टीचर की हेल्प मिल जाती है कभी भी आप चाहो, सैटरडे संडे लेट नाइट तक। और सर ने तो स्पेशली मेरे लिए ये किया था कि मैं मैथ्स में काफ़ी वीक था और सर मुझे सुबह को बुलाते थे अराउंड 10 o'clock, और वहाँ से मतलब हमारा पहला बैच लगता था 10 o'clock पे, तो 10 से आपका 1 o'clock तक, और फिर 2 PM से सेकंड बैच लगता था, 2 to 5 वो लगाता था, और फिर 6:30 पे एक ऑनलाइन क्लास लगती थी अराउंड 9 तक। तो मैं दिन में 9 घंटे सिर्फ कोचिंग ही पढ़ता था और बाद में फिर सेल्फ स्टडी करता था रात को। तो ये मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल था, ये एंड के मंथ्स में मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ इससे। जी, वही बात ना कि स्टार्टिंग से अगर हम थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो बाद में इतना लोड नहीं है। बिल्कुल। जी जी जी। अच्छा, आपने मतलब जैसे ऑनलाइन क्लास भी लगाई है, ऑफलाइन भी लगाई है, व्हाट डू यू थिंक, ऑनलाइन क्लासेस बेटर हैं कि ऑफलाइन क्लासेस बेटर? डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे कि सर की क्लासेस में बहुत सारे बच्चे अदर स्टेट्स की भी हैं, इनफैक्ट वेस्ट बंगाल वगैरह से भी सर के पास बच्चे पढ़ते हैं। बट मेरे लिए पर्सनली ऑनलाइन इतना वर्क किया नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे इशू आता है कि मेरे सामने कोई नहीं होता जो मुझे टोक सके या फिर मुझे कह सके कि मैं पढ़ क्यों नहीं रहा या मेरा ध्यान भटक रहा है। तो ऑफलाइन क्लासेस में मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि सर बहुत ध्यान रखते हैं इन चीज़ों पे कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। फ़ोन अलाउड नहीं है, सर अपने पास रख लेते हैं क्लास में आने के बाद। तो ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर है। ठीक है। अब फिर फाइनली यूपीएस से घर वाले आप सारे जाने खुश हैं? सारे खुश हैं, सब खुश हैं। ठीक है जी, ठीक है। प्रिपरेशन के टाइम पे फ्रेंड्स या फैमिली में कई बार कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी देते हैं कि यार इतने लाखों बच्चे होते हैं पेपर देने वाले, तेरे से थोड़ी हो पाएगा, तेरे तो बोर्ड्स में भी मार्क्स कम है, तो कुछ और ही कर ले, ये वाले XYZ कॉलेज में चला जा, BSc कर ले, कुछ प्राइवेट में कर ले। आपकी लाइफ में भी मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसा ज़रूर रहा होगा, हाउ टू डील विद दैट? मेरी लाइफ में भी ऐसे रहे हैं, एक मेरे रिलेटिव हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों से ना एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, आप मोटिवेटेड हो और आपको खुद पे भरोसा है कि आप कर सकते हो, तो वो फिर तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप ऐसे लोगों की बातों में आके और डाउट करने लोगों को खुद की एबिलिटी पे, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे अच्छा काम यही है कि उनको एक कान से सुनो और उनको कह दो हाँ जी फूफा जी मैं तो ट्राई कर रहा हूँ, या कोई भी XYZ रिलेटिव या कोई भी। आपने VIT क्वालिफाई किया, आपने UPES क्वालिफाई किया, बिट सेट दिया, सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं इन सब में अच्छा अच्छा स्कोर कर पाऊंगा और फाइनली अपने डिज़ायर्ड कॉलेज में एडमिशन भी ले पाऊंगा? क्या इतना एक्सपेक्टेड था? हाँ, मुझे एक्चुअली मैंने पिछले साल 12th में भी VIT दिया था और उसमें मेरा इतना अच्छा स्कोर था नहीं, बहुत लो रैंक आई थी। बट इस साल जब रैंक आई तो मुझे लगा कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, और मेरा हो भी गया फाइनली काउंसलिंग में। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं लिया, तो वो एक अलग बात है। तो आपने जैसे VIT भी क्वालिफाई किया, UPES भी क्वालिफाई किया, ये दोनों काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, तो आप UPES में ही क्यों गए? क्योंकि आपको जहाँ तक मुझे पता है सीट तो VIT में भी मिल रही थी। सीट मुझे VIT में भी मिल रही थी, बट एक मेरे लिए था कि थोड़ा सा दूर हो रहा था घर से, और जहाँ पर UPS देहरादून में मेरे काफ़ी रिलेटिव्स भी हैं और काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं, और फैमिली आसपास में रहती है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो फैमिली भी जल्दी से आ सकती है। तो UPS मुझे ज़्यादा पास लगा और ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही थी, तो लगभग फ़ीस दोनों की सेम ही थी, तो मैंने कंसिडर किया कि मैं UPS। अच्छा, VIT हो गया और UPS हो गया, दोनों का एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल सिमिलर है? UPS का थोड़ा सा कम है VIT से, VIT थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि VIT में टाइम का थोड़ा सा इशू आ जाता है कि क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और टाइम थोड़ा कम होता है, तो उसमें आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अगर आपको आपकी डेली रूटीन तो आपने बताई दी, स्ट्रेटजी भी काफ़ी हद तक आपने एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर आपको कुछ स्ट्रेटजी में अपनी चेंज लाना होता तो आप क्या चेंज लेके आते कि इसको मैं अगर ऐसे कर लूँ तो और बेटर तरीके से कर सकते हैं? एक अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी में जो चेंज लेके आना चाहता था, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक तो मैं शुरू से शुरू करना चाहता था, और दूसरा ये है कि मैं और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपने टेस्ट और मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना चाहता था, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं एंड में, और सबसे बेस्ट चीज़ तो मुझे वही लगती है।
कि और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करो, हफ्ते में 2 या 3 बार तो। ग्रेट। इसके साथ हमारे पास आई होगी, क्या हम आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाए पहले तो? बिल्कुल, एक्चुअली ज़्यादा ही ऊपर ही हैं कि जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही मुझे मिला है एसएससी में। और मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ जो भी मुझे नोट्स एंड पोर्टल प्रोवाइड किया गया टीचर्स से, क्योंकि सब ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी और एट द एंड उनकी हेल्प बहुत ज़्यादा काम भी आई और मुझे मेरे डिज़ायर्ड कॉलेज पे मिल गया। थैंक यू जी। क्या आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को सनी कोचिंग क्लासेस रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल, मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को रिकमेंड करता हूँ कि सनी कोचिंग क्लासेस। इनफैक्ट मेरे फादर ने भी रिकमेंड किया है उनके एक फ्रेंड को कि उनका बेटा यहाँ पर पढ़ सके, और वो आई थिंक अभी पढ़ भी रहा है। जी जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। हम यही प्रे करते हैं कि आप आगे से भी ऐसी प्रैक्टिस करते रहो और अपनी डिज़ायर्ड मंजिल पे पहुँचो। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।